हेलो बच्चों, मेरा नाम सौरभ पांडे है और नीट एक्सप्रेस की आज की क्लास में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज यार हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ी सी आवाज मेरी बैठी हुई है, आवाज हो सकता है गले में आपको लग रही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस करने हैं, नीट का पेपर 7 तारीख को है यार, तो तैयारी तो करनी करनी है पूरी, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको सब कुछ समझ में आ गया था। आज हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे बहुत सारे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन सा है, और एक बार कमेंट में बताना बाद में कि कितने सवाल आपने सही किए। ठीक है, तो यार आज के टॉपिक में पहला जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है वो है पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती हैं। इस टाइप का एक सवाल हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे। ठीक है, कौन सी पीढ़ी अंदर रहती है? पराग कोश के अंदर पराग कण बिल्कुल एक पीढ़ी है, नई जनरेशन बनाती है। तो नरयुग्मक वाले अंकुरित पराग कण नहीं, ऐसा होता है। फल के अंदर बीज दोनों एक ही पीढ़ी के होते हैं। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश बिल्कुल दो पीढ़ी है, बीजांड 2n होता है, भ्रूण कोश अंदर n होता है। तो दो अलग अलग पीढ़ियां हैं। तो यानी पहला और चौथा ऑप्शन सही है, ए आंसर सही है, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है? आपको याद होगा कहां पर संलयित होता है। ये जैसे आपने कहा ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल कहां पे संलयित होता है? इस भाग पे क्या कहते हैं इसे? हाइलम या नाभिका। क्या कहते हैं? हाइलम या नाभिका। ठीक है, निभाग क्या होता है? चलेजा। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। ठीक है, बीजांड काय क्या होता है? बीजांड काय बताना कमेंट में क्या होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? एआईपीएमटी कैंसिल वाला जो था। ठीक है, कुछ पादपों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन कष्ट पैदा करते हैं, ये तो सही है। मक्खियों चमगादड़ों से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं, सही है। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकणों का पाचन करके बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लास में किया हुआ है हमने क्या बताया था कि शहद जो होता है, वो मधुमक्खी जो होती है, वो मधुमक्खी पाचन करने के बाद जो उल्टी करती है, उस उल्टी की इवेपोरेशन से, बाष्पीकरण से बनता है शहद। तो शहद ऐसे नहीं बन जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और क्या है? दोहरा निषेचन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, दो निषेचन एंजियोस्पर्म में आवृत बीज में आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक पराग नली के दो नर युग्म को भिन्न भिन्न अंडों के संग संयोजित करना, नहीं। आपको याद होगा एक अंडे के संग होता है, एक नर युग्मक जो है वो अंडप के संग ही करता है, और क्या बनाता है? 2n भ्रूण। और दूसरा जो नर युग्मक होता है, ये आप कहते हैं द्वितीयक केंद्रक जो होते हैं, इनसे जोड़ के बनाता है भ्रूणपोष या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक नर युग्मक का दो ध्रुवी केंद्रों के संग नहीं, दो नर युग्मक का एक अंड के संग संलयन। अच्छा, और युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, ये सही है। मतलब आप क्या कहोगे, क्या मतलब है? इसे कहते हैं युग्मक संलयन, क्योंकि दो गैमीट आपस में जुड़ रहे हैं। दो गैमीट यानी दो युग्मक आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा युग्मक संलयन। और ये कहलाएगा क्योंकि ये आपस में एक यहाँ है केंद्रक, दो यहाँ है, तो इसे कहते हैं तीन तीन संलयन, थ्री संलयन। ठीक है, तीन केंद्रक जुड़ रहे हैं तभी ये बनता है 3n। ठीक है, क्या बनता है? 3n। तो आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वि निषेचन क्रिया का क्या अर्थ है? ये बताया था क्या अर्थ है।
कई बार आ चुका है। आपको आंसर पहला वाला दिख रहा है। एक नर युग्मक का केंद्रक अंड के संग और दूसरे का युग्मक का केंद्रक तृतीय केंद्रक से संलयन करता है। जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी और जल लिली में किसके द्वारा होता है? आप पढ़ चुके हैं किसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये आप पढ़ चुके हैं। बताओ जरा किसके द्वारा होता है। हाँ भाई, याद आ रहा है कुछ? क्या होता है? तो जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है, दोनों ही जलीय पादप है। मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जल के द्वारा नहीं होता है बल्कि कीट और वायु के द्वारा होता है। लिखवाया था, बताया था ये बात। ठीक है। मक्के के बीज में स्कूटलम को बीज पत्र माना गया है, क्यों? मक्के के पेड़ में हमने आपको बताया था एक बीज पत्री में क्या होता है, एक ही बीज पत्र मिलता है जिसे कहते हैं स्कूटलम। क्या कहते हैं? स्कूटलम। ठीक है। तो क्यों करता है? क्योंकि ये भोज्य पदार्थों भ्रूण की रक्षा करता है? नहीं। भ्रूण के लिए भोजन रखता है। अच्छा। भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर भ्रूण में आपूर्ति पूरी करता है। स्वयं ही मोनोकॉट पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। अब इन दोनों में कौन सा बेहतर ऑप्शन है? आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सी। भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और फिर भ्रूण को देता है। ठीक है, भ्रूण को खाना दे रहा है। निषेचन रहित बीज किससे प्राप्त होते हैं? बहुभ्रूणता से? नहीं। अनिषेक फलन से? नहीं। डॉर्मेंसी से? नहीं। एपोमिक्सिस से? जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस से आपको जो फूड मिलते हो, जो फल मिलते हैं उसमें बीज नहीं होते। ठीक है, तो बीज रहित आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्थिनोजेनेसिस शब्द क्या है? अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस क्या है आप पढ़ चुके हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का निषेचन है जिसमें बिना संयुग्मन के आप कहते हैं नए बनते हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रकार हो सकता है? ठीक है, नए अनुवांशिक संयोजन किससे आते हैं, किससे आ रहे हैं? अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस टर्म है निम्न में किसके द्वारा अनुवांशिक संयोजन उत्पन्न होते हैं और विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब दो अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ये है पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। और निम्न में से किसके द्वारा अनुवांशिक, हम इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा दो। निम्न में किसके द्वारा नए अनुवांशिक संयोजन उत्पन्न होते हैं, ये बताओ। नए अनुवांशिक संयोजन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? क्या पुनर्जन्म के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा? किसी के द्वारा नहीं। सिर्फ लैंगिक प्रजनन ऐसा है जिसमें आप कहते हैं कि दो अलग अलग गुणसूत्र मिलते हैं और नए गुण आते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे अंदर दोनों पेरेंट्स के, मदर या फादर, दोनों के ही गुण आते हैं क्योंकि हम लैंगिक जनन के बाद बने हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन हो गया। सम्मोहक और पारितोषक किसके लिए आवश्यक होते हैं? किसके लिए जरूरी है कि वो सम्मोहक दिखाए? सम्मोहक शब्द का मतलब ही आप समझ में रहे हैं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसकी ओर होता है? अट्रैक्शन तब होता है पॉलिनेशन परागण में जब कीट किसी चीज का परागण कर रहे होते हैं। आपको याद होगा, कीट को जब परागण करना होता है तो पेड़ों की ओर जाता है, सम्मोहक हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे सम्मोहन की स्थिति आ रही है, तो ये वायु परागण भी नहीं हो गया, जल परागण भी नहीं हो गया और अनमूली तो बिल्कुल नहीं हो गया क्योंकि वहां तो फूल खुल ही नहीं रहा है। तो जो भी बचा वो कौन बचा? कीट परागण। कौन बचा? कीट परागण। आगे बढ़ते हैं। हरे नारियल का दूधिया पानी क्या है? बताओ जरा क्या है। तरल न्यूसेलस, मादा युग्मोद्भिद का तरल पदार्थ, तरल एंडोस्पर्म, या स्वतंत्र न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और तरल भ्रूण? बताओ जरा क्या हो सकता है। तरल न्यूसेलस हो सकता है? नहीं। क्या मादा युग्मोद्भिद का तरल पदार्थ हो सकता है? ठीक है, मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या तरल एंडोस्पर्म है या स्वतंत्र न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है? आप पढ़ चुके होंगे, अगर आपको याद हो तो PEN बनता है जो कि त्रिसंलयन के बाद बनता है। अब इसमें हमने आपको बताया था, दो अवस्थाएं बताई थी कि या फिर तो जो केंद्रक होता है वो विभाजन के बाद में लगातार कोशिकाएं बनाता चला जाता है, और या फिर उसके अंदर सिर्फ केंद्रक बनते हैं। और फिर वो कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये वाला जो है तरीका, जहाँ पे कोशिकाएं आखिरी में बनती हैं, उसे कहते हैं स्वतंत्र न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पढ़ाया था क्लास में।
तो आंसर होगा कोकोनट वाटर जो है वो सर आप क्या कह रहे हैं, क्या है, स्वतंत्र न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। याद रखिएगा ये बात। देखिए थोड़ी सी आवाज़ कम निकल रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी आ, आपका पढ़ने का मन नहीं है या मेरा पढ़ाने का मन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, दिल लगा के करिए, अच्छे से करिए, नीट में रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज बोलेंगे तो खांसी आएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज हम नहीं बोल पा रहे आज हैं। ठीक है, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि एनर्जी लेवल कहीं से आपका कम हो जाए। ठीक है, या आपको लगे टीचर इतनी मन से नहीं पढ़ा रहा है या टीचर इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ा पा रहा है आज, तो ऊंची आवाज़ में पढ़ा दिया। अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं या आपको करने हैं, क्वेश्चंस करिए, समझिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको 100% मिले, आप अपनी कोशिश करिए कि आप अपना 100% दे पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। अगर मादा युग्मक बिना निषेचन के ही आप कह रहे हो भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे। क्या संयुग्मन कहेंगे, नहीं। अनिषेक फलन, नहीं। युग्मक संलयन, नहीं। इसे क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। आगे बढ़ते हैं। एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं। अगर एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप होंगे तो इन दोनों में से किसको रोकेंगे। अब एक ही सेक्स है तो किसको रोकेंगे, संयुग्मन और परनिषेचन को रोकेंगे, स्वयुग्मक या समजातीय परागण रोकेंगे, सजातीय परागण या परनिषेचन रोकेंगे, और या फिर अनमूली परागण और परनिषेचन छोड़। बताओ जरा क्या जवाब होगा, बताओ फटाफट क्या जवाब होगा इसका, बताओ। बताओ भाई, बोलो फटाफट। क्या लग रहा है, क्या जवाब होगा इसका। कितना टाइम लगेगा, तो हो गया काम, कैसे काम चलोगे। स्वयुग्मन पर निषेचन तो नहीं हो सकता भाई, पर निषेचन में तो सब कुछ आ गया, तो पर निषेचन तो नहीं हो सकता। सजाती परागण पर निषेचन भी नहीं हो सकता, अनमूली परागण पर निषेचन भी नहीं हो सकता है, पर निषेचन जवाब हो ही नहीं सकता। ये तो आपके दिमाग में आ गया। जवाब क्या होगा बच्चा, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी, क्योंकि सजात पुष्पी हो ही नहीं सकता, एक पेड़ पे दो पुष्प है ही नहीं भाई, एक पेड़ पे एक ही पुष्प है, नर है या मादा है, तो ऐसे में सजात पुष्पी तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए संयुग्मन और सजात पुष्पी नहीं हो सकता है, आंसर ये होगा। आगे बढ़े। तो ये निषेचन लक्षण है, जिम्नोस्पर्म का नहीं, ब्रायोफाइट का नहीं, टेरिडोफाइट का नहीं, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी का बिल्कुल। सिर्फ आवृत बीजी पौधों में ही मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है और कहीं पे द्वि निषेचन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं, सही है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, गलत है, ओके। केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में विकसित हो जाती है, बीजांड भ्रूण कोश में विकसित हो जाता है, कैसी बातें कर रहे हो। बीजांड भ्रूण कोश में विकसित हो जाता है, ये गलत है भाई। बीजांड जो है वो कैसे भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएगा, वो तो बीज में परिवर्तित होगा। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, बीज। ठीक है, और भ्रूण कोश कौन बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो मतलब जो अंदर आप कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर बनाती है, मेगास्पोर से फिर आपने पढ़ा है बाकायदा पूरा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, चार में से तीन डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, याद है ये सब चीजें। तो जो एक मेगास्पोर बचा है वही तो आगे चल के 3 बार समसूत्री विभाजन करता है, फिर 7 कुछ का 8 केंद्रक का निर्माण करता है भ्रूण कोश का। ठीक है, तो मेगास्पोर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म एक एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म से भिन्न होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में, अब देखो जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड, जो एंजियोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है,
और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, तो ये हैप्लॉइड होता है, तो मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रिप्लॉइड नहीं होता, ट्रिप्लॉइड नहीं, पहले ही जवाब सही है, हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीक रूप से किसके समकक्ष होता है? गुरु बीजाणु, बीजांड की बात हो रही है, नहीं, गुरु बीजाणु पर्ण, मात्र कोशिका, गुण बीजाणु धानी। क्योंकि यहाँ क्या है, आप कह रहे हैं अंदर बहुत सारे मेगास्पोर बन रहे हैं, गुरु बीजाणु बन रहे हैं, तो मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करेगा, गुरु बीजाणु धानी की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है ये वाली? अंदर क्या है, मेगास्पोर बनते हैं ना, तो जब बन रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, ये मेगास्पोर बनने की जगह है अंदर। कहाँ? ओव्यूल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द्वि निषेचन की खोज किसने की थी? बहुत आसान है, किसने की थी, याद आ रहा है? नवाश्चिन जी, बिना सोचे समझे नवाश्चिन पे टिक लगा दिए, सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। परिभ्रूण पोष भ्रूण पोष से कैसे भिन्न है? परिभ्रूण पोष क्या होता है? पेरिस्पर्म। किससे इसका निर्माण होता है? बचे हुए न्यू सेलस से। तो बचे हुए न्यूसेलस से इसका निर्माण होता है परिभ्रूण पोष का। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि ये भ्रूण पोष से कैसे भिन्न है? भ्रूण पोष कैसा होता है? 3n। ये कैसा होता है? 2n। ठीक है, तो द्वितीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं में संयुक्त होते इसका बनना गलत है। इसका अगुणित ऊतक होना ये भी गलत है। संचित भोजन ना होना ये भी गलत है। इसका द्विगुणित ऊतक होना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द्विगुणित होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? जब पराग दो कोशिकावस्था में झड़ता है, जब पराग दो कोशिकावस्था में झड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता। दूसरा ऑप्शन क्या है? देखो, पर्दी कोशिका जनन कोशिका से अधिक बड़ी होती है। अच्छा, कुछ पौधों में परागकण कई कई माह तक जीवनक्षम बने रहते हैं और अंताचोल सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। कौन सा कथन गलत है? अंताचोल सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है, सही है। कुछ पौधों में परागकण कई कई महीनों तक जिंदा रहते हैं, कई कई सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं, तो वो तो अलग बात है। महीने, सॉरी, साल कर दिया। पर्दी कोशिका जन कोशिका से अधिक बड़ी होती है। जब पराग दो कोशिका अवस्था में जड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता। क्या बेवकूफी वाली बात है। 60% प्लांट में तो 2 सेल्ड स्टेज में ही परागकण निकलते हैं, फिर इन दो कोशिकाओं से, ठीक है, फिर 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिका से फिर आप कहते हैं एक वर्धी कोशिका होती है और एक जनन होती है, और जो जनन वाली होती है फिर वो 2 नर युग्मक बनाती है। तो ये होगा 3 सेल, 1 2 3। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, कतई भी नहीं हो सकता है कि डिसीजन ना हो। तो जवाब क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। कायिक एम्ब्रियोजेनेसिस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कायिक भ्रूण के विकास की पद्धति की तुलना जाइगोटिक भ्रूण से की जा सकती है। कायिक भ्रूण लघु बीजाणुओं से विकसित होता है। कायिक भ्रूण सामान्यतः एक ऑक्सीजन से 2,4-D से प्रेरित हो जाते हैं और कायिक भ्रूण एक कायिक कोशिका से विकसित होते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अरे वो कायिक भ्रूण कायिक कोशिका से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक कोशिका ले लीजिए, ठीक है, अगर हमें बिना निषेचन के ही बनाना है तो कोई भी एक कोशिका ले लीजिए, उसके जो अलैंगिक जनन के थ्रू बनेगा वो कायिक भ्रूण हो गया। कायिक भ्रूण सामान्यतः ऑक्सीजन 2,4 से प्रेरित हो सकता है, ये भी सही बात है। इन्होंने पूछा है गलत कौन सा है। अच्छा, कायिक भ्रूण के विकास की पद्धति की तुलना में जाइगोटिक भ्रूण से विकास से की जा सकती है। और क्या है इसके अलावा? कायिक भ्रूण जो है वो लघु बीजाणुओं से विकसित हो सकते हैं। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इन्होंने गलत पूछा है। तो कायिक भ्रूण क्या लघु बीजाणुओं से विकसित हो सकते हैं? कभी नहीं। माइक्रोस्पोर तो हमेशा मेल वाला गैमेट है, उससे नहीं बनेंगे। कायिक किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर से नहीं बनेंगे कभी भी। मेगास्पोर से बन सकते हैं या कायिक कोशिकाओं से बन सकते हैं। तो जवाब होगा बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल हाइसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। वाटर लिली और इकॉर्निया किसके द्वारा होगा? कीट या वायु? ठीक है, ये एक्वाटिक प्लांट है, बताया था हमने। निम्नलिखित में कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परीक्षित करने में सहायक होते हैं? देखो, हमने बताया था पराग कणों में बाहर की जो परत होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। और इस स्पोरोपोलिन को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर परागकण कहीं चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो बाकी सब टूट जाएगा, लेकिन ये स्पोरोपोलिन नहीं टूटेगी। तो इसलिए आप कहते हैं जीवाश्म के रूप में इसे परिरक्षित किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्पोरोपोलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक में संयुग्मकी परागण होता है? अब संयुग्मक परागण किस में हो सकता है, बताओ जरा। संयुग्मक परागण किस में हो सकता है? तो आप कहेंगे क्लिस्ट्रोगैमस, सजात पुष्पी, परनिषेचन, उन्मील परागण। बताओ किन में होगा? बताओ जरा सोच के। क्लिस्ट्रोगैमस क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? वो फूल जो कभी खुले ना। तो जब फूल खुलेगा ही नहीं, बंद रहेगा, तो नर और मादा के पास में क्या कोई ऑप्शन है कि कोई और परागण हो? नहीं। तो जब कोई और परागण हो नहीं सकता तो क्या होगा? स्वपरागण। आंसर क्या होगा? वन। बिना सोचे समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों का अध्ययन करिए और सही विकल्प का चयन करिए। करिए जब चयन क्या है, करो जरा चयन, देखते हैं क्या चयन तुम लोग करके निकालोगे भाई आंसर। ठीक है, फटाफट चयन करके दिखाओ क्या है आंसर। बताओ जरा क्या आंसर है इसमें। ठीक है, क्या आंसर है बताओ। टैपेटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषित करते हैं। ठीक है, टैपेटम जो है वो विकसित हो रहे परागकणों को पोषित करते हैं। हाइलम ओप्यूल और फ्यूनिकल के मध्य संधि को दर्शाता है। ठीक है, हाइलम जो है वो आप कह रहे हैं मध्य संधि को दर्शाता है। फिर इसके बाद में जलीय पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लीली में परागण जल के द्वारा होता है। अच्छा, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक द्विगुणित होते हैं। बताओ जरा क्या सही है इसमें, बताओ। कैपिटम विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देता है, क्या ये बात सही है? सही है। हाइलम ओव्यूल और फिनिकल के संधि को दर्शाता है, बिल्कुल है। ये जो हाइलम है, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, इनके मध्य की संधि को दर्शाता है। ये तो गलत है क्योंकि कीट और वायु हम कर चुके हैं। और प्राथमिक भोजन त्रिगुणित होता है, ये भी सही है। पेन, पी एन। ठीक है, तो इसमें बी बी सी सही है, ए बी डी सही है, सी गलत है, बी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न के किसमें परागण के लिए जंतु कारक की आवश्यकता पड़ती है? वेलेस्नेरिया, शहतूत, जंतु की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, खीरा और मक्का। तो खीरे मक्के में वायु है, शहतूत वायु है, वेलेस्नेरिया जल है, खीरा सिर्फ ऐसा है जिसमें ना जल है ना वायु है। क्या है? कीट, जंतु। निम्न में किसमें परागण की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता ऑटोगैमी के समान होती है? परागण की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता ऑटोगैमी की तरह होती है। इनोगैमी, एपोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी, जिटेनोगैमी। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, परागण की आवश्यकता होती है परंतु आनुवंशिकता ऑटोगैमी के, आप कह रहे हैं, समान होती है। क्या लग रहा है क्या होगा इसका जवाब, बताओ। बताओ फटाफट। हम्म, जीनोगैमी नहीं, एपोगैमी नहीं, क्लिस्टोगैमी नहीं, क्या होगा? जिटेनोगैमी। क्या होगा? जिटेनोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी आप कहते हैं बिल्कुल कैसा दिखता है? स्वपरागण की तरह। किसकी तरह दिखता है? स्वऑटोगैमी की तरह। संयुग्मक और सजाती पुष्पी परागण दोनों ही इनमें से किस एक में नहीं होने दिए जाते? पपीता, खीरा, अरंडी, मक्का। क्या होगा बताओ। पपीता, ठीक है, खीरा, अरंडी, मक्का, क्या होगा इसमें बताओ। आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पपीता। क्या? पपीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प से होता है। कैसी बात कर रहे हो? एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के नहीं, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प से, ये बिल्कुल सही बात है। एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के परागण से नहीं, ये वाला सजात पुष्पी का मतलब आप कह रहे हैं एक ही पेड़ है, ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, तो यहां से पराग निकल के इस पे चले गए, ये है सजात पुष्पी। ऐसे पौधों में जिसके अंडाशय में केवल एक या थोड़े ही से बीजांड पाए जाते हैं, परागण सार्थक किसके द्वारा होता है? वे पुष्प में अंडाशय में एक बीजांड होता है और पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, किसके द्वारा परागित होते हैं? किसके द्वारा परागित होंगे? वायु के द्वारा। ऐसे किसके द्वारा परागित होते हैं? वायु के द्वारा परागित होते, ठीक है। पुष्पक्रम जहां देख लो वायु मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन जंतु परागकणियों के लिए पुष्प प्रतिफल होते हैं? अगर जंतु है तो उसे क्या मिलेगा बदले में? सोच लो। पुष्प का रंग तो कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन पैलिकल से कोई मतलब नहीं है, कैल्शियम से कोई मतलब नहीं है, मकरंद और परागकण मिलेंगे, इसलिए वो जाता है, ठीक है। मकरंद और परागकण जो होते हैं वही तो मिलते हैं जंतु को। जंतु इसीलिए तो जाएगा ना, कीड़ा क्यों जाएगा पेड़ों के पास? सोच के देखो, कीड़ा अपने मन से तो नहीं चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसे बदले में चाहिए, तो वो बदला क्या मिल सकता है उसे? जब उसे कुछ फल मिलेगा, उसे कुछ फायदा होगा, तभी तो वो परागण कराएगा, ऐसे अपने मन से तो परागण नहीं करा लेगा। तो क्या मिलेगा उसे? मकरंद और परागकण मिलेंगे। परागकणों को बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? -196 डिग्री सेल्सियस, याद होगा आपको, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोर मात्र कोशिका से मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोर मात्र कोशिका से मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोर मात्र कोशिका 2n होती है, इससे आप कहते हैं 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनेंगे। आंसर होगा डी, ठीक है। कैसा होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? मेगास्पोरेनियम किसके समतुल्य है? बिना सोचे समझे कह दो आप, किसके द्वारा समतुल्य है? बीजांड, ओव्यूल। अभी बताया था, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है। निम्न किसमें क्लिस्ट्रोगैमस फूल पाए जाते हैं? बिना सोचे समझे, आपके पास आंसर सामने लिखा हुआ है। कौन सा क्लिस्ट्रोगैमस का एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है? सूरजमुखी, कैलेट्रोपिस, अब बताओ। कोबेलाइना, जी, ये आपने पढ़ा है। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आवृत बीज पादपों में नर युग्मक बनाते हैं। एक शुक्राणु, एक कायिक कोशिका, एक शुक्राणु, दो कायिक कोशिकाएं, तीन शुक्राणु, दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका, क्या बनाते हैं? दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका, दो नर युग्मक बनाते हैं, ठीक है। और एक कायिक कोशिका होती है, वर्दी कोशिका जिसे कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकण की केवल एक परागनलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। सत्य नहीं है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। कैसी कैसी बातें देख लो, पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? ये लग रहा है क्या पढ़ रहा है सर, पता नहीं क्या पढ़ा दिया है। ऐसी बातें मत कर देना यार। दूसरा ऑप्शन देखो, जो कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं, उन्हें मकरंद चोर कहते हैं। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या हो सकता है? क्या है? परागकण अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है। सही है। कुछ सरीसृप जैसे पादप जातियों में परागण करते हुए बताया गया है, ये भी सही बात है। तो इन्होंने पूछा है क्या सही नहीं है, तो ये एक ऑप्शन गलत है कि उसी जाति के परागकणों की एक पराग नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है और वर्तिका पर अंकुरित होते हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाई? अंकुरित होंगे तो फिर उसकी पराग नलिका आगे बढ़ेगी, दूसरे से क्या मतलब है? तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्लिस्ट्रोगेमी का एक लाभ क्या है? ये अधिक आनुवंशिक विविधता दिखाएगा? कतई नहीं। जब फूल बंद है तो आनुवंशिक विविधता आ ही नहीं सकती है, किसी दूसरे का परागकण तो आ नहीं रहा। बीजों का वितरण अधिक होगा? नहीं। बीजों का वितरण परागकर्ता पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। परागकर्ता एक बार कई परागकणों को स्थानांतरित करता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पराग कोश के स्फुटन से टेपिटम सहायता करता है। टेपिटम स्फुटम में कैसी बातें कर रहे हो?
परागकणों की वाहिचर स्पोरोपॉलन की बनी होती है। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन में प्रयुक्त होते हैं। टैपेटम कभी भी स्फुटन में मदद नहीं करता है। टैपेटम का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ भोजन देना परागकणों को, ठीक है, स्पोरोपॉलन का निर्माण, ये दो कार्य होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्पोरोपॉलन एंजाइम द्वारा अपघटित हो सकती है, गलत है। सत्य है, अच्छा। स्पोरोपॉलन अकार्बनिक रसायनों की बनी है। स्पोरोपॉलन उच्च तापमान प्रबल अम्ल अल्कली का सामना कर सकती है। स्पोरोपॉलन उच्च तापमान सहन कर सकती है परंतु प्रबल अम्लों को नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अरे धन्यवाद। तो यानी सवाल खत्म, लेकिन आपका हौसला खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने करीब करीब कर लिए हैं। चैप्टर्स अच्छे से तैयार करते रहिए। मुलाकात होगी फिर एक बार अगली सीरीज, अगले आपके पर क्लास में जो कल ही होगी, जिसमें हम लोग की मुलाकात होगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सवालों से। वो भी बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करिए अच्छे से, दिल लगा के। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं।